हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास इग्नू में सब्जेक्ट है इंडियन इकोनॉमी सेकंड, जिसका सब्जेक्ट कोड है BECE 146। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को, जहां पे आज हम बात करेंगे फिर से यूनिट नंबर 12 के बारे में। तो हम शुरुआत कर चुके थे ब्लॉक नंबर 4 यानी कि सर्विस सेक्टर के बारे में, जहां पे यूनिट नंबर 12 के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे हम, जो हमारा इस सीरीज का आखिरी यूनिट और आखिरी कंसेप्ट होने वाला है, जहां पे हम बात कर रहे थे पॉलिसी इश्यूज फॉर सर्विस सेक्टर के बारे में। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि गवर्नमेंट ने कौन कौन से रेगुलेशंस लगा रखे हैं अलग अलग इंडस्ट्री के ऊपर, अलग अलग सर्विस सेक्टर के ऊपर। ठीक है, तो ये हमारा रहेगा आज की वीडियो का मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर PDF। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836333 हमें व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। तो जब हम कंसेप्ट की बात कर रहे हैं तो हमारे पास है क्या, डोमेस्टिक रेगुलेशंस क्या होती हैं, जिसमें हम ये देखेंगे इंपैक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड कॉन्स्ट्रेंट्स। अब डोमेस्टिक रेगुलेशंस को हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं कुछ हिस्सों में। तो डोमेस्टिक रेगुलेशंस में कौन कौन चीजें इंक्लूड होती हैं? एक तो पहला लाइसेंस रिक्वायरमेंट। हम सब जानते हैं कि बहुत सी सर्विसेज ऐसी भी हैं जहां पे लाइसेंस की जरूरत पड़ती है, यानी कि बिना लाइसेंस के हम उन सर्विस सेक्टर्स में काम नहीं कर सकते, उन इंडस्ट्रीज में काम नहीं कर सकते। तो जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि कुछ स्पेसिफिक चीजें ऐसी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जब हम मेडिकल शॉप्स की बात करते हैं, मेडिसिन के बारे में बात करते हैं, हेल्थ केयर सेक्टर की बात करते हैं, ये कुछ एग्जांपल्स है जहां पे बिना लाइसेंस के कोई भी पर्सन काम नहीं कर सकते। क्योंकि भाई डॉक्टर का काम क्या होता है मेन, एक तो इलाज करना या फिर प्रिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करना। लेकिन अगर मान लेते हैं कि कोई पर्सन बिना मेडिसिन की नॉलेज की चीज करता है तो किसी के भी किसी को भी हार्म कर सकता है, किसी के लिए भी हार्मफुल हो सकता है। तो इस चीज को लेके गवर्नमेंट ने यहाँ पे लाइसेंस का रेगुलेशन लगाया हुआ है। और ये भी एक तरह क्या है, प्रतिबंध बोलते हैं हम इसे, कि रेगुलेटरी बॉडी है ये एक, कि बिना लाइसेंस के आप उस बिजनेस में एंटर नहीं कर सकते, जिसकी वजह से क्या होता है, एक तरह से कंपटीशन भी कम हो जाता है। क्योंकि अगर कोई भी पर्सन उस बिजनेस में आना चाहता है तो उसे उस लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होगी ही होगी। तो वही चीज यहाँ पे है, लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट हमारा क्या बनता है, पहला डोमेस्टिक रेगुलेशन। दूसरा क्या आता है, क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स, यानी कि गवर्नमेंट ने कुछ क्वालिफिकेशन सेट कर दी कि बिना इस क्वालिफिकेशन के एक पर्सन जो है उस फील्ड में नहीं आ सकता। फॉर एग्जांपल से किसी को टीचिंग फील्ड में ही आना है, गवर्नमेंट टीचर ही बनना है, तो B.Ed की डिग्री जो है वो कंपलसरी डिग्री है एक, ठीक है, या फिर कुछ एग्जाम्स उसे क्रैक करने ही पड़ेंगे। ऐसे ही कुछ और क्वालिफिकेशन रेस्ट्रिक्शंस जो हैं हमें देखने को मिलते हैं कि अगर जब तक किसी पर्सन के पास किसी सर्विस सेक्टर के अंदर वो क्वालिफिकेशंस नहीं है तो वो पर्सन उस सर्विस सेक्टर में एंटर नहीं कर सकता। तो इसी को बोलते हैं क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट। और ये भी क्या बनता है, रेगुलेशन का तरीका। तीसरा क्या बनता है, टेक्निकल स्टैंडर्ड की बात करूं या फिर आप ये समझ सकते हो क्वालिटी स्टैंडर्ड की, कि भाई कुछ टेक्निकल स्टैंडर्ड्स भी गवर्नमेंट सेट कर देती है कि जब तक आपके पास वो चीजें नहीं होंगी आप उस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो ये कुछ बेसिक डोमेस्टिक रेगुलेशंस के टाइप हैं। ठीक है, तो जो हमने देखे यहाँ पे, तो ये तीन तरह के होते हैं। पहला हमने देखा लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट, दूसरा क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट, तीसरा टेक्निकल स्टैंडर्ड्स। Since domestic regulations performs the role of tariffs, हम सब जानते हैं, हमने रोल ऑफ टैरिफ देखा था कि कैसे गवर्नमेंट जो है वो भी जो भी हम गुड्स या सर्विस इंपोर्ट करते हैं उनके ऊपर टैरिफ लगाती है, ताकि लोग जो हैं वो डोमेस्टिक बिजनेस पे ज़्यादा डिपेंडेंट हो और फॉरेन गुड्स और सर्विस को कम कंज्यूम करें। तो ये एक तरह का रेगुलेशन था जिसको हमने प्रीवियस टॉपिक में स्टडी किया था। वी गिव हियर एन अकाउंट ऑफ द मेजर डोमेस्टिक रेगुलेशंस। इस वीडियो में हम अलग अलग डोमेस्टिक रेगुलेशंस के बारे में बात भी करेंगे इन प्लेस फॉर द सर्विसेज सेक्टर इन इंडिया। अब अलग अलग सर्विस सेक्टर की बात करते हैं, जिसमें पहला क्या आता है हमारे पास यहाँ पे, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। हम सब एक चीज जानते हैं कि जो ट्रांसपोर्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट सर्विस सेक्टर है, यानी कि एग्रीकल्चर हो चाहे वो इंडस्ट्रीज हो, वो डायरेक्टली किस पे डिपेंडेंट है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर पे डिपेंडेंट है। क्योंकि जब अगर एग्रीकल्चर किसी भी तरह के गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, वो बिना ट्रांसपोर्ट के प्रोड्यूस नहीं कर सकते, बिना ट्रांसपोर्ट के एक जगह से दूसरी जगह लेके नहीं जा सकते। सेम ऐसे ही इंडस्ट्रीज के अंदर भी चीज हमें देखने को मिलती है। गवर्नमेंट ने यहाँ पर रेगुलेशन लगा रखे हैं, क्या, रेस्ट्रिक्शंस आर इम्पोज्ड ऑन इंटरस्टेट मूवमेंट, यानी कि जब भी इंटरस्टेट गुड्स मूवमेंट होंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन देखने को मिलता है। एक मिनट रुको, चलो फिर अब आगे देखते हैं। हाँ, तो इंटरस्टेट मूवमेंट हमें देखने को मिलते हैं गुड्स के एंड कोऑर्डिनेशंस के। यहाँ पे गवर्नमेंट ने कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं, ठीक है, इश्यूज बिटवीन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। देयर आर आल्सो रेस्ट्रिक्शंस ऑन फ्री मूवमेंट्स। कई बार जो है ना रेस्ट्रिक्शन होती है फ्री मूवमेंट, वो भी किसकी, कार्गो बिटवीन आइलैंड
कंटेनर्स डिपोर्ट्स, आईसीडी बोलते हैं इसको हम, कंटेनर फ्राइट स्टेशन सीएफएस एंड पोर्ट्स। तो हमने क्या देखा कि जब भी हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे भी गवर्नमेंट ने कुछ रेस्ट्रिक्शन सेट कर रखे होते हैं। अगर हम एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पे कोई भी गुड्स या सर्विस ट्रांसफर कर रहे हैं तो गुड्स ट्रांसफर कर रहे हैं तो, या फिर हमें कई बार ये भी देखने को मिलता है कि अगर इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन हो रही है तो वहाँ पे भी गवर्नमेंट जो है वो खुद रेस्ट्रिक्शन लगाती है, कुछ ना कुछ रेगुलेशन सेट करके रखती है, उसके बिना वो चीज सेटअप नहीं कर सकते। तो ये चीज यहाँ पे आती है। इसके बाद हमारे पास अगला पॉइंट क्या आता है, कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग एंड रिलेटेड सर्विसेज। चलो फिर अब आगे देखते हैं। हाँ, तो हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग एंड रिलेटेड सर्विसेज के बारे में। यानी कुछ ऐसी सर्विसेज भी होती हैं जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड होती हैं। फॉर एग्जांपल आपको बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है, ठीक है, कोई भी अपार्टमेंट कंस्ट्रक्ट करना है उसको लेके हो सकती है, इंजीनियरिंग हो सकती है यहाँ पे, एंड रिलेटेड सर्विसेज। तो देयर आर रेस्ट्रिक्शंस ऑन मिनिमम कैपिटलाइजेशन नॉर्म्स। पहली रेस्ट्रिक्शन क्या आई कि मिनिमम कैपिटलाइजेशन कितनी होनी चाहिए, यानी कि अगर किसी पर्सन को ऐसी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में घुसना है, सर्विसेज में घुसना है, तो उसे कितना कैपिटल चाहिए होगा मिनिमम लेवल पे, वो बन गई इसकी पहली रेस्ट्रिक्शन। दूसरा क्या आया, रिपार्टीशन एंड मिनिमम आर नॉर्म्स। देयर इज आल्सो अ जनरल अम्ब्रेला प्रोटेक्शन बोलते हैं इसे, जनरल अम्ब्रेला प्रोटेक्शन। ये क्या होता है, क्लोज इंपोर्टेंट इम्पोज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। जो कौन लगाती है, स्टेट गवर्नमेंट लगाती है, म्युनिसिपल और लोकल बॉडी भी लगा सकती है। क्योंकि हम सब जानते हैं रेस्ट्रिक्शंस हम सिर्फ यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की बात नहीं करते, बहुत सी चीजें स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में भी होती हैं और बहुत सी चीजें लोकल गवर्नमेंट के हाथ में भी होती हैं, यानी कि म्युनिसिपल पार्टीज भी कंट्रोल करती हैं। तो उसी के बारे में बात की गई यहाँ पे। तो दिस प्रोटेक्ट्स इन्वेस्टमेंट्स। इसकी वजह से क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्ट होता है, कमिटमेंट्स प्रोटेक्ट होती हैं, दैट द होस्ट कंट्री इनटू अ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जिसके जरिए एक होस्ट कंट्री जो है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट में एंटर यहाँ पे कर सकती है। अब यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन क्या है, रेस्ट्रिक्शन अंडर द अर्बन लैंड सीलिंग एंड रेगुलेशन एक्ट। यानी कि जो हम लैंड रिफॉर्म्स वगैरह को स्टडी कर चुके हैं एग्रीकल्चर में, वही सेम रेस्ट्रिक्शंस हमें यहाँ पे भी देखने को मिलते हैं कि बिजनेसेस को लेके भी जो लैंड सीलिंग है, ठीक है, लैंड को लेके जो है रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं। तो हम ये कुछ रेस्ट्रिक्शंस देख रहे हैं जो गवर्नमेंट अलग अलग सर्विस सेक्टर के अंदर लगाती है, जैसे कि ट्रांसपोर्ट सर्विस में पड़ा, कंस्ट्रक्शन सर्विस में पड़ा मेन, ठीक है। इसके अलावा जो लैंड सीलिंग है एंड रेगुलेशन एक्ट है वो हमने देखा। इसके अलावा हेल्थ केयर सर्विसेज में भी गवर्नमेंट बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन लगाती हैं। अब वो किस तरह की है, तो देयर आर रेस्ट्रिक्शंस ऑन फॉरेनर्स प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर सर्विसेज। यानी कि जो फॉरेनर्स हैं वो हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करेंगे, उनको लेके भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, ठीक है, क्यों किस तरीके से करेंगे। तो व्हाइल देयर इज नो कैप ऑन एफडीआई इन हेल्थ केयर सर्विसेज, यानी कि यहाँ पे कोई भी जो है ना नो कैप है, यानी कि कोई भी कैपिटल के ऊपर रेस्ट्रिक्शन नहीं है एफडीआई के ऊपर, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के ऊपर इन हेल्थ केयर सर्विसेज। फॉरेन इंडिविजुअल्स आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम प्रोवाइडिंग सर्विसेज। ध्यान देना, जो फॉरेन इंडिविजुअल्स हैं उनको प्रोहिबिट किया गया कि वो कोई भी सर्विसेज प्रॉफिट के लिए प्रोवाइड यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। एंड देयर ऑपरेशन इज सब्जेक्ट टू रजिस्ट्रेशन बाय मेडिकल डेंटल नर्सिंग काउंसिल्स ऑफ इंडिया। ध्यान रखना, उनका जो भी ऑपरेशन होगा, पहली बात तो प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं होगा, या फिर अगर वो कर भी रहे हैं, ठीक है, बिना प्रॉफिट मोटिव के, यानी कि नॉन प्रॉफिट मोटिव से, तो वो जो है रजिस्ट्रेशन करवाएंगे पहले अपना मेडिकल के थ्रू, डेंटल, ठीक है, नर्सिंग काउंसिल्स ऑफ इंडिया के थ्रू। तो उनके पास क्या होना चाहिए, प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तब जाके वो जो है ना वो इस फील्ड में आ सकते हैं। यानी कि हेल्थ केयर सर्विसेज भी एक ऐसी सर्विस है जहां पे हर पर्सन नहीं आ सकता। मैंने आपकी, जैसे मैंने वीडियो के बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था कि ये कुछ ऐसी सर्विसेज है जहां पे भी गवर्नमेंट लाइसेंस की रिक्वायरमेंट रखती है, ठीक है, यानी कि जो जिनको प्रॉपर अथॉरिटी मिली होगी वही ये काम कर सकते हैं, बाकी सब लोगों को ये काम करने की परमिशन यहाँ पे नहीं होती है। वही चीज हमने यहाँ पे देखी। इसके बाद हमारे पास अगला पॉइंट क्या आता है, अकाउंटेंसी सर्विसेज, यानी कि जो अकाउंटिंग की सर्विसेज है वो किस तरीके से, उसमें फॉरेन का क्या रोल है। तो बिसाइड्स एफडीआई नॉट बीइंग अलाउड टू दिस सेक्टर, यानी कि हम यहाँ पे एफडीआई को अलाउ नहीं करते सेक्टर के अंदर। फॉरेन सर्विसेज प्रोवाइडर्स आर नॉट अलाउड टू अंडरटेक स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ कंपनीज, यानी कि जब भी हम ऑडिटिंग की बात करते हैं जिसमें सीए का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होता है ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो उस केस में हम ये देखते हैं कि किसी भी फॉरेन अकाउंटेंट को, ठीक है, इस चीज की परमिशन नहीं होती कि वो हमारी कंट्री में आके ऑडिटिंग के ऊपर क्या करे, काम करे, ठीक है। ऑडिटिंग के लिए हमें जो है हमारे डोमेस्टिक अकाउंटेंट्स या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ही हमें हायर करने पड़ेंगे, वो चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है अकाउंटेंसी सर्विसेज। और मेरा मानना ये भी है कि हमारी अकाउंटिंग सर्विसेज एज
कंपेयर टू बाकी लोगों से भी क्या है, काफ़ी अच्छी है, बाकी कंट्रीज से भी काफ़ी अच्छी हैं। यही एक रीज़न बनता है कि हमारे देश के अकाउंटेंट फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि सर्विस सेक्टर में हमारा एक अच्छा खासा रोल है वर्ल्ड इकोनॉमी को लेके, क्योंकि हम सर्विस को बहुत बड़े लेवल पे क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। चाहे वो अकाउंटेंट की सर्विसेज हों, ठीक है, चाहे वो सिविल सर्विस लीगल सर्विसेज हों, ठीक है, ऐसी बहुत सी सर्विसेज जो है हम फॉरेन कंट्रीज़ में प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा IT सेक्टर तो आपको पता ही है, फेमस है इस चीज़ के लिए। अब बात करते हैं इसी बात पे लीगल सर्विसेज के बारे में। तो FDI इज नॉट परमिटेड इन लीगल सर्विसेज, यानी कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उनको परमिशन नहीं है डायरेक्ट लीगल सर्विसेज में घुसने का, ठीक है, एंड इंटरनल लॉ फॉर्म्स, और ना ही वो इंटरनेशनल लॉ फॉर्म्स में एंटर कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, आर नॉट ऑथराइज्ड टू एडवर्टाइज एंड ओपन ऑफिस इन इंडिया, यानी कि जो भी लीगल सर्विसेज हैं, ठीक है, वो FDI के लिए पॉसिबल नहीं होता क्यों प्रोवाइड करें हमारे डोमेस्टिक कंट्री के अंदर, डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर। दूसरा, जो इंटरनेशनल लॉ फॉर्म्स भी हैं, इनको भी कोई ऑथराइजेशन नहीं है कि वो अपने ऑफिसेज इंडिया में ओपन करे। फॉरेन सर्विसेज प्रोवाइडर्स कैन नीदर बी अपॉइंटेड एज पार्टनर्स नोर साइन लीगल डॉक्यूमेंट्स एंड रिप्रेजेंट क्लाइंट्स। ध्यान देना, कोई भी फॉरेन सर्विस प्रोवाइडर जो होगा किस फील्ड में, लीगल सर्विसेज की फील्ड में, ठीक है, हम उसको एज अ पार्टनर अपॉइंट नहीं कर सकते, यानी कि वो पार्टनरशिप बिजनेस का पार्ट भी नहीं बन सकते लीगल सर्विसेज के तहत। ना ही वो कोई लीगल डॉक्यूमेंट साइन करेंगे, ना ही वो क्लाइंट्स को रिप्रेजेंट कर सकते। तो यानी कि ये सारी क्या है, रेस्ट्रिक्शंस हैं लीगल सर्विसेज को लेके। इसके बाद लास्ट सर्विस क्या रह गई, एजुकेशन सर्विसेज। Since education comes under the concurrent list in India, हम सब जानते हैं जो एजुकेशन है वो कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है। जिनको नहीं पता बता देता हूँ भाई, हम सब जानते हैं हम फेडरलिज्म फॉलो करते हैं, ठीक है, और बहुत से लोग हमारी इकोनॉमी को क्वासी फेडरल भी बोलते हैं। उसका एक मेन रीजन ये है क्योंकि हमारे वहाँ पे सारी जो पावर है वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं है, वो स्टेट गवर्नमेंट के पास भी है और लोकल गवर्नमेंट के पास भी है। यानी कि हम जो है वो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं स्टेट गवर्नमेंट में, और आप मान लो कि सेंट्रल गवर्नमेंट में, मेनली दो जगह कर लेते हैं, ठीक है, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। जहाँ पे कुछ मुद्दे आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के हिस्से में कि वहाँ पे पूरा कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट का है, कुछ हिस्से स्टेट्स को भी दिए गए हैं, और कुछ ऐसे कॉमन पोर्शन है, कुछ कॉमन यहाँ पे क्या है इश्यूज हैं जिन पे दोनों काम कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। जैसे एजुकेशन कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है, जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी रूल और पॉलिसी बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है। लेकिन ध्यान रखना, जब भी हम बात करते हैं किसी भी ऐसे टॉपिक की जो कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है, और अगर उसमें कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, तो हमेशा सुननी किसकी आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की। यानी कि मेजर हिस्से तो है ही सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और अगर कॉन्करेंट लिस्ट में भी अगर कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो चलिए किसकी, सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो ये चीज आप जरूर ध्यान रखोगे। इसलिए बोलते हैं कि हमारा जो देश है वो क्या है, क्वासी फेडरलिज्म फॉलो करता है, यानी कि हम जो है स्टेट को पूरी तरीके से आज़ादी नहीं देते, उनके ऊपर कुछ ना कुछ बाउंडेशन लगा के रखते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे है, एजुकेशन सर्विसेज की बात कर रहा हूँ मैं। तो सिंस एजुकेशन कम्स अंडर द कॉन्करेंट लिस्ट इन इंडिया, मल्टीपल कंट्रोल्स एंड रेगुलेशंस आर इम्पोज्ड बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो मल्टीपल कंट्रोल और रेगुलेशन इम्पोज होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के जरिए और स्टेट गवर्नमेंट के जरिए एंड स्टैट्यूटरी बॉडीज के जरिए। देयर इज अ नीड फॉर रेगुलेशंस। तो यहाँ पे जरूरत किसकी है कि रेगुलेटरी बॉडियों को ना कोई विद रिस्पेक्ट टू एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू मेडिकल कॉलेज, कि भाई मान लो कोई नया मेडिकल कॉलेज ओपन करना है तो कोई यूं ही थोड़ी ना उठ के मेडिकल कॉलेज खोल लेगा, उसके लिए भी कुछ ना कुछ क्या होनी चाहिए, रेगुलेशंस होनी चाहिए, परमिशंस लेनी पड़ती हैं। एंड रिव्यू द पेशेंट लोड फैक्टर्स टू बी ट्यून विद द प्रेजेंट डे इक्विपमेंट इंटेंसिव पेशेंट केयर एंड मॉडर्न प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर्स ऑफ मेडिकल एजुकेशन सर्विसेज। यानी कि जो भी मॉडर्न प्रैक्टिसेस हैं, प्रोसीजर्स फॉलो करने पड़ते हैं मेडिकल एजुकेशन सर्विसेज को लेके, उन सब चीजों को क्या है को लेके रेगुलेटरी बॉडी बनाई गई है, ठीक है, और उसी के तहत सारे काम होते हैं कि कौन कौन से इक्विपमेंट यूज किए जाएंगे, कैसे यूज करने हैं, उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, प्रॉपर रेगुलेशंस हैं हर एक चीज को लेके, वो चीज हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। उम्मीद है आपको यहाँ तक के टॉपिक क्लियर हो गई है, और थोड़ा सा नॉइज की प्रॉब्लम हो गया, थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है बाहर, तो प्लीज उस नॉइज को अवॉइड करने की कोशिश करना। अब वो मिलेंगे अगली वीडियो में जहां पर डिस्कस करेंगे इसके नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में। ऑलमोस्ट अब ये सीरीज और ये चैप्टर भी क्या होने वाला है, खत्म होने वाला है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। उन दोस्तों में शेयर भी कर देना जिनका एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। अब जिसको जो उतारना है उतार सकता है। नोट्स के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब इसको जो उतारना है वो उतार लें।